चलिए, तो ग्रेविटेशन में अब हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। देखो, मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशन में 3 लेक्चर दे दिए ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी बता दी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रेविटेशन से किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर हम लोग ग्रेविटेशन वाला चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की त्रिज्या और इसके कोणीय वेग ओमेगा, ध्रुवों पर वृत्तीय त्वरण जी, अक्षांश लेमडा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें दी है, और बोला जा रहा है कि अक्षांश लेमडा पर आपको प्रभावी वृत्तीय त्वरण बताना है कि बताइए वृत्तीय त्वरण का प्रभावी मान क्या है। आसान से निकल आएगा। याद करो, मैंने आपको कहा था जब भी कभी अक्षांश से संबंधित फॉर्मूला आ जाए तो जी डैश बराबर जी माइनस होता है आर ई ओमेगा स्क्वायर और आगे होता है कॉस स्क्वायर लेमडा। जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। लेमडा कितना बोला जा रहा है? 60 डिग्री। मेरे दोस्त, अगर लेमडा तुम्हारा 60 डिग्री है तो लेमडा की वैल्यू 60 डिग्री रख दीजिए, तो आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। सर कॉस, अच्छा कॉस 60 का मान कितना होता है? कह रहा कॉस 60 का मान तो 1/2 होता है। तुमने सर स्क्वायर भी किया है, इसका मतलब 1/4 लगाना पड़ेगा। तो आर ई ओमेगा स्क्वायर 1/4 वाला आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ। माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि दो उपग्रह ए और बी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं 4r और r त्रिज्याओं पे। तो बोला जा रहा है यदि ए की चाल इतनी है तो बताइए बी की चाल कितनी होनी चाहिए। निकल आएगा, ए और बी की त्रिज्या है तो पता ही है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर या उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग कांस्टेंट होता है, यानी VA इक्वल टू VB/RB। ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। भाई V इंटू आर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, और अगर V इंटू आर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है तो लगा दीजिए ना। अच्छा VA कितना है? तो कहना VA तो 3V है। RA कितना है? RA की त्रिज्या है 4r। VB B की चाल तुमसे पूछी जा रही है, और RB कितना है? RB है तुम्हारा R। देख लो भाई, B की त्रिज्या R है। तो आप यहां से अगर R से R कैंसिल भी कर देते हैं तो फटाफट आपको पता चल जाएगा कि VB कितना आने वाला है। तो 4×3 12V, 12V पॉइंट B पर वेलोसिटी आ रही, 4×3 12V। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अजीब है। किसी ग्रह का पलायन वेग V है, इस बार इन्होंने पलायन वेग दे दिया V है, ठीक है। यदि ग्रह की त्रिज्या अपरिवर्तित रहे लेकिन द्रव्यमान 4 गुना हो जाए, ग्रह का द्रव्यमान 4 गुना हो जाए। देखो, पलायन वेग के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो √2gre बताया था, और दूसरा मैंने बताया था, याद है मुझे अच्छे से, √2gme/re। ये 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे, याद है ना। तो आप मुझे बताइए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला यदि ग्रह की त्रिज्या परिवर्तित रहे, त्रिज्या नहीं बदलेगी, लेकिन द्रव्यमान 4 गुना हो जाए, त्रिज्या नहीं बदलेगी, त्रिज्या कांस्टेंट है, द्रव्यमान 4 गुना हो जाए। तो मेरे भाई द्रव्यमान वाली बात तो नीचे वाले फॉर्मूले में है ना, ऊपर वाले में तो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की तो बात ही नहीं की रही है। तो द्रव्यमान को 4 गुना कर दो। अब ये बताओ, अगर द्रव्यमान को 4 गुना कर देंगे तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? तो कहना 4 का अंडर रूट सर हो जाएगा 2, यानी जो भी हमारा पलायन वेग होगा वो 2 गुना हो जाएगा। सीधी सी बात है, पलायन वेग डबल हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ओके, तो ये सब सवाल हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा 3 तामड़ा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है, तो बोला जा रहा है कि पृथ्वी से R ऊंचाई पर उसका भार बताइए कितना होना चाहिए। सर इन्होंने R ऊंचाई पर पूछा है कि बताइए R ऊंचाई पे भार कितना होना चाहिए। तो सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। G डैश बराबर ऊंचाई में G ब्रैकेट में 1 + h/r, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। इन्होंने बोला है कि हमें उतनी ऊंचाई पर निकालना है जितनी की त्रिज्या है, यानी तो पृथ्वी से R ऊंचाई पर, यानी h बराबर कितना रखना पड़ेगा? मुझे R रखना पड़ेगा। चलो h बराबर R रखिए। तो जैसे ही मैं h बराबर R रखूंगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। देख लो, एक मिस्टेक कर रहा हूं मैं, यहां पर पावर में -2 था, याद है ना। G डैश बराबर G ब्रैकेट में 1 + h/r की पावर -2। h बराबर R रखा, 1 + 1 की पावर -2,
2t⁻⁻2 और 2t⁻⁻2 मतलब 4, लेकिन माइनस में था इसलिए 4 नीचे आ जाएगा। तो g डैश बराबर देखो g/4 आ गया, और g/4 आ गया तो आंसर कितना हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा w/4। ओके, तो काफी बढ़िया सवाल था ये। और इसको याद रख लो कि जब आप पृथ्वी की सतह से उतरी ऊंचाई पर जाते हैं, जितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की त्रिज्या हो, तो हमेशा w/4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए? कहा यह जा रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया गया हो, कितने गुना? 3 गुना। देखो तो उनके बीच आकर्षण बल का मान कितने गुना घट जाएगा? तो उनके बीच आकर्षण बल का मान कितने गुना घट जाएगा? अच्छा ये बात बताओ, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आकर्षण बल आता है सर वो 1/r² के समानुपाती होता है, या r² के विपरीत समानुपाती होता है। r को तुमने 3 गुना किया है तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो जो भी आंसर जाएगा वो 9 गुना घट जाएगा। जो भी आंसर होगा सर वो 9 गुना घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है, यानी 80 किलोग्राम है, तो किस ऊंचाई पे भार 20 किलोग्राम बचेगा? बताओ। भार 20 किलोग्राम बचा, ये तभी पॉसिबल है, भार अगर 20 किलोग्राम बचा ये सर तब पॉसिबल है, यानी ये तब पॉसिबल है जब g/4 हो गया होगा। अब याद करो g/4 कब होता है? सर g/4 तब होता है जब ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो। ये मैंने अभी प्रूव कराया कि जब आप उतनी ऊंचाई पर चले जाते हो जो ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, सर उस कंडीशन में ध्यान रखना h बराबर r होता है, या g बराबर g/4 आ जाता है। ओके, तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/4 हो जाता है। तो आंसर डायरेक्ट कह सकते हो, अगर 80 से देखो 80 से कितना हो गया? 20, 1/4 हुआ, तो कन्फर्म त्रिज्या का ऊंचाई जो होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, इसलिए h का मान भी कितना आ जाएगा सर? सर h का मान भी 6400 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को स्थिर मानकर, अब इन्होंने कहा द्रव्यमान को छेड़ना नहीं है, त्रिज्या को 2% घटा दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखो इन्होंने कहा है कि g बराबर देखो फॉर्मूला होता है GME/RE², ये होता है। मुझे एक बात बताइए जरा, अगर मेरा द्रव्यमान कांस्टेंट है, सर मेरा द्रव्यमान कांस्टेंट है, देख लो द्रव्यमान कैसा है सर? सर द्रव्यमान मेरा कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताइए g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RE² हो गया, तो परसेंटेज ऑफ g निकाला जाएगा ना, तो RE भाई RE को क्या लिख सकते हैं हम? RE की पावर -2, तो -2 RE आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ RE हो जाएगा। बताइए, ध्यान से सुनते रहना। इन्होंने कहा है द्रव्यमान को स्थिर मानकर त्रिज्या को 2% घटा दिया जाए। सर त्रिज्या को 2% घटा दिया जा रहा है, त्रिज्या को 2% घटा दिया जा रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ सर? इसका अर्थ यह हुआ कि परसेंटेज ऑफ r को 2% कीजिए, लेकिन घटाया गया है इसलिए -2% कीजिए। तो बताइए आंसर कितने के साथ जाएगा? सर आंसर 4% प्लस आंसर आया, और प्लस आंसर का मतलब यह है कि आपकी त्रिज्या 4% बढ़ जाएगी। तो 4% बढ़ जाएगी, बढ़ जाना इन्होंने शुरुआत में ही बोल दिया, हमें तो डेटा बताना था, डेटा 4% हो जाएगा, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए चंद्रमा की सतह पर कोई आदमी कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है? चंद्रमा की सतह पर कोई आदमी कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है यदि वह पृथ्वी की सतह पर 5 मीटर कूद रहा है? यानी जब उस आदमी को बोला जाता है कि भाई तुम पृथ्वी की सतह पर कूदो तो 5 मीटर कूदता है, लेकिन चंद्रमा की सतह पर बताइए कितनी ऊंचाई पर कूद सकता है? तो आप सीधा सीधा एक बात बोलना कि सर चंद्रमा की सतह पर जो g डैश होता है वो g/6 होता है। ग्रेविटी कम है, कितना कम है? 1/6। 1/6 कम होने की वजह से चंद्रमा की सतह पर जो कूद सकता है वो 6 गुना ज्यादा कूद सकता है, यानी 5 गुणे 6 कर दीजिए, तो उत्तर बताइए किसके साथ जाएगा? सर उत्तर जाएगा 30 मीटर के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर, एक उपग्रह पृथ्वी के परिता दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वेरी गुड, याद करो जब उपग्रह दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो इसकी चाल क्या होती है? तो मैंने आपको ये समझाया था ना
मैंने आपको ये समझाया था कि जब हमारा दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगता है तो जब बिंदु बहुत पास होता है, जब पृथ्वी बहुत पास होती है सूर्य के, तब उसकी स्पीड ज्यादा होती है, दूर होती है तो कम होती है। तो सभी बिंदुओं पर समान, टोटली गलत। पृथ्वी के निकट होने पर अधिकतम, यस ये सही है। जब पृथ्वी के निकट होगा तभी वो अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। पृथ्वी के निकट होने पर अधिकतम होगा, पृथ्वी के दूर होने पर अधिकतम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, क्या बोला जा रहा है? यदि पृथ्वी के घूर्णन की चाल बढ़ा दी जाए, मतलब घूर्णन की चाल बढ़ा देने का मतलब ओमेगा बढ़ जाए, देख लो, तो किसी पिंड का भार ध्रुवों को छोड़कर, ध्रुवों को छोड़कर ही लास्ट पे लिखा, तो किसी पिंड का भार, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर हम ध्रुवों को छोड़ के कैलकुलेशन करते हैं तो ओमेगा को बढ़ाने से हमेशा जी का मान घटता है, ओमेगा का मान घटाने से जी का मान बढ़ता है। तो अगर तुमने ओमेगा बढ़ाया है तो कन्फर्म जी का मान घट जाएगा। ये हर जगह सही है, लेकिन ध्रुवों को पर सही नहीं है, इसलिए तो उन्होंने बोला ध्रुवों को छोड़कर, तो जी का मान घट जाएगा, और जी घट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भार भी घट जाएगा। अगर जी घट गया तो भार भी घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? बोला जा रहा है यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के पड़ता अचानक घूमना बंद कर दे। अचानक घूमना बंद कर देने का मतलब क्या? कि पहले तो घूम रही थी, यानी पहले कोड़ी वेट एंगुलर वेलोसिटी थी, और अचानक घूमना बंद कर दे यानी इस एंगुलर वेलोसिटी को घटा के जीरो कर दिया जाए। बोलो, तो एंगुलर वेलोसिटी को घटा के आपने क्या कर दिया सर? जीरो कर दिया। दैट मीन्स, इसका मतलब ओमेगा आपने घटा दिया। पहले ओमेगा था, फिर जीरो कर दिया, घटा दिया। और इन्होंने फिर से बोला है ध्रुवों को छोड़ के। तो मेरे भाई जब भी कभी ओमेगा घटता है तो बताइए जी का मान क्या हो जाता है? सर जी का मान तो बढ़ जाता है। जी का मान क्या हो जाता है? देखो यहां गलती कर दी थी। अच्छा, यहां सवाल उल्टा था, यहां सवाल उल्टा था, यहां घटने का सवाल है, तो जी का मान बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। दो पिछला वाला सवाल अलग था, उसमें ओमेगा हमारा बढ़ाया जा रहा था, यहां ओमेगा घट रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां। हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बताइए जी का मान क्या होता है? सर इन्होंने बोला है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। देखो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पे जी कैसा होता है? मिनिमम। ध्रुवों पर जी कैसा होता है? मैक्सिमम। तो मिनिमम से हम कहां की ओर जा रहे हैं? सर मैक्सिमम की ओर। तो क्या कहेंगे जी के बारे में? तो जी का मान बढ़ जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कैपिटल जी का पीरियोडिक मान दिया? किस साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम कैपिटल जी का पीरियोडिक मान दिया? तो याद करो कैपिटल जी का जो मान देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, वैसे कैपिटल जी का मान था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और आगे मात्रा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और ये पीरियोडिक मान न्यूटन ने नहीं दिया था, ये दिया था कैवेंडिश। कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने ध्यान रखना ये मान दिया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो डोले की सवाल अच्छा है। दो डोले जिनके द्रव्यमान m और कैपिटल M है वायु में स्थित है तथा उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? F। जब दोनों डोले वायु में स्थित थे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F था। यदि दोनों द्रव्यमानों के मध्य स्थान को आपेक्षिक घनत्व 3 वाले द्रव से भर दिया जाए, आपेक्षिक घनत्व 3 वाले द्रव से भर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो याद करो मैंने आपको कई बार बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो कभी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल कभी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। तो तुम 3 नहीं 6 नहीं, चाहे जितना भी अपेक्षित घनत्व वाला द्रव भर दीजिए, पहले जो बल था बस वही रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। हाँ, बीच की दूरी बदलते, द्रव्यमान बदलते तो ये बल जरूर बदलता, बट माध्यम बदल देने से कभी भी बल नहीं बदलता। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी का कोणीय वेग दुगना कर दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव पर जी का मान होगा। अच्छा, कोणीय वेग को डबल कर दिया जा रहा है, ठीक है। डबल कर देने का क्या मतलब है? सर डबल कर देने का मतलब ओमेगा तुमने बढ़ा दिया, यही तो मतलब है। तो उत्तरी ध्रुव पर जी, अच्छा इन्होंने उत्तरी ध्रुव पर जी पूछा है भैया मेरे, मैंने कई बार बताया है
जब बात ध्रुवों के लिए हो जाए तो ओमेगा बढ़ाइए चाहे ओमेगा घटाइए, जी का मान कांस्टेंट रहेगा। तो इसका सही आंसर जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बात ध्रुवों की की जा रही है ना। अन्य किसी बिंदु की की जाती तो फर्क पड़ता, लेकिन ध्रुवों में ओमेगा बढ़ाने ओमेगा घटाने से स्मॉल जी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को याद रखना। चलो आगे देखिए, एट विच ऑफ द पॉइंट द अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। सर देखो भूमध्य रेखा पे तो है, भले ही चाहे मिनिमम हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी है मैक्सिमम है, समुद्र की सतह पे तो और भी ज्यादा होता है, याद रखना। लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा ग्रेविटेशनल जीरो है, मतलब स्मॉल जी का मान जीरो है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, पृथ्वी का केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां पर ग्रेविटी नहीं होगी। चलो आगे देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए कितना है। तो ये तो याद करने वाला डेटा है। पृथ्वी की त्रिज्या पूछी जाए कितनी बताइए, 6400 किलोमीटर बताइए। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा जाए कितना बताइए, 6 × 10⁻24 kg बताइए। पृथ्वी के लिए स्मॉल जी का मान पूछा जाए 9.81 मीटर पर सेकेंड बताइए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान पूछा जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बताइए। पृथ्वी के लिए टच्छी चाल का मान पूछा जाए 7.98 के आसपास बताइए किलोमीटर पर सेकेंड। तो कोई भी डेटा पूछा जाए इनमें से याद करके रखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया है तो इसका आंसर 6 × 10⁻24 kg के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 किलोग्राम के एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा। बहुत अच्छी, और जी का मान इन्होंने दे दिया, जी का मान इतना मानी है ना, ठीक है सर लग जाएगा। 78 किलोग्राम के व्यक्ति का चांद पर वजन पूछा जा रहा है। देखो वजन निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है m × g, लेकिन वहीं का जी रखिए जहां पर वजन पूछा जा रहा है। तो द्रव्यमान इन्होंने दे रखा है 78 और जी की वैल्यू है 1.63। मल्टीप्लाई जल्दी से कर दीजिए और बताइए इसका उत्तर कितना होगा। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं 80 और 1.5 यानी 120, अरे यार बड़ा नजदीक ऑप्शन है यार, इतना नजदीक ऑप्शन है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नजदीक ऑप्शन ज्यादा है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही बता देते हैं। और इतना नजदीक 123, 126, चलो कोई नहीं, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.63 × 78, ऐसे कर लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा सर, 8 × 24, 4 2, 8 से 48 2 50, 5 8 5 13, फिर ये 7 30 2, 7 42 2 44, आए 4 7 4 11। ये देखिए तो ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 7 2 8 दशमलव, ये आंसर सही है 127.14। देखो एक्यूरेट आंसर दिया है, मतलब सिर्फ आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा था, भैया तुम्हें मल्टीप्लाई करना आता है नहीं आता है कि नहीं। चलो आगे देखिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए, तो उनके बीच की दूरी पर अच्छा नहीं करता, इन्होंने बोला इस पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर तो निर्भर करता है। द्रव्यमानों के योगफल पे निर्भर और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और उनके गुणनफल पे निर्भर करता है स्थिरांक भी। द्रव्यमानों के योग गलत है सर, इन्होंने द्रव्यमानों का योग थोड़ा सा गलत कह दिया, द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है ना। तो द्रव्यमानों का गुणनफल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण के आधार पर देखो, परमाणु ऊर्जा में गुरुत्वाकर्षण का कोई रोल नहीं, उसमें तो हमें न्यूक्लियर वो चाहिए होता है, एलिमेंट चाहिए होता है, जैसे यूरेनियम हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट, पवन खेत बिल्कुल गलत। भूतापीय षड्यंत्र, जियोथर्मल जो प्लांट होते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से काम में लाए जाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है। याद करो मैंने बताया भी, इसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और गुरुत्व केंद्र हमेशा 3D आकृति यानी जिसमें वॉल्यूम होता है उसमें मिलता है। तो केंद्र बिंदु नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सही आंसर होगा गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर किसी वस्तु का भार काम करता है। CGS। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल ये,
सीजीएस में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की विमा बताइए। तो मैं आपको बता दूं, न्यूटन में तो देखो सबको पता होता है, सीजीएस से टाइम में पूछा है। देखो आपको पता है कि जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और आगे अगर कोई मात्रक की बात करता है कि मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यही होता है, बताइए। बट इन्होंने सीजीएस में पूछा है। सीजीएस का मतलब यह है कि सर सबसे पहले आपको इस न्यूटन को बदल के डाइन करना होगा, बताइए। अब अगर न्यूटन तुम्हारा डाइन हो जाएगा तो 10⁵ से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाइए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 10⁻², लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻4। किलोग्राम को ग्राम बनाइए, तो किलोग्राम स्क्वायर है, ग्राम बना के लिए 10⁻3, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6। फाइनली ये मात्रक बन जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, हो जाएगा। इधर आगे बढ़ा जाए, क्या करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि 5 और ये 4, कितना हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 10⁻⁻11 को 10⁻3 जोड़ के 10⁻−8 करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इतना जाएगा, देख लीजिए, यानी 6.67 इंटू 10⁻−8 और आगे मात्रक लिखा हुआ है। तो आंसर देखिए -8 वाला कहीं है, ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा -8 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि WEWM पृथ्वी और मून पे वेट दिए गए हैं ना, बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने बोला है कि आप WE को अर्थ पर वेट बोलिए, WM को मून पर बोलिए, और इसका अनुपात बताइए कितना होगा। ये काफी आसान सवाल है, एक्चुअली में ग्रुप डी 2018 में आया था। मतलब हम तो इसका आंसर 8 बूंद भी लगा सकते हैं, 6। हालांकि अगर इसमें कहीं 1/6 और ऑप्शन में होता तो एक बार हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत थी, बाकी तो आप सीधे सीधे इसका आंसर 6 कह सकते हो, ज्यादा हमें कुछ 3-5 नहीं करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, जो भी हमारा वैक्यूम होता है जहां पर हवा नहीं होती, आप जो भी वस्तु गिराइए, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे और बड़ी हो, हर एक वस्तु के गिरने का जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो जी होता है। फिर ये सिद्धांत जो सबसे पहले दिया था वो दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने ही सबसे पहले बताया था कि जब निर्वात में वस्तुएं गिराई जाती है ना, तो उनके द्रव्यमानों से कोई मतलब नहीं होता, उनके गिरने का जो त्वरण होता है वो एक समान होता है। गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा एनटीपीसी 2016 का सवाल है, अच्छा सवाल है थोड़ा सा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए क्या है। 70 किलोग्राम के एक वस्तु का व्यक्तिगत द्रव्यमान चंद्रमा और पृथ्वी पर क्या होगा। मतलब इन्होंने द्रव्यमान देकर 70 किलोग्राम के एक व्यक्तिगत द्रव्यमान देकर द्रव्यमान ही पूछा है चंद्रमा पर और पृथ्वी पर। मैंने कई बार आपको बताया है कि बच्चा हमेशा याद रखना, जो द्रव्यमान होता है ना वो कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अगर ये भार पूछता तो भार अलग अलग हो सकता था। तो द्रव्यमान जो है 70 किलोग्राम ही रहेगा, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर 70 किलोग्राम, ये वाला उत्तर सही होना चाहिए। चंद्रमा पर 140 किलोग्राम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। ओके, तो द्रव्यमान दोनों जगह कितना रहेगा सर? 70 kg ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पे द्वितीय त्वरण शून्य होगा, बताइए। इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पर द्वितीय त्वरण शून्य होगा? कहना समुद्र का स्थल, नहीं सर यहां तो सबसे ज्यादा होता है। ध्रुवों पर सर, यहां पर भी ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ना बात को? सर इसके बाद बताइए भूमध्य रेखा पर, सर यहां मिनिमम होता है, लेकिन होता तो है। त्वरण का मान शून्य कहां पर होता है? कह देना त्वरण का मान शून्य होता है सेंटर पे, पृथ्वी के केंद्र पर त्वरण हमेशा शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम, इन्होंने कहा है पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, देखो, और तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान क्या है? अरे यार द्रव्यमान देके साथ द्रव्यमान पूछ रहे हो, द्रव्यमान कभी बदलता ही नहीं है। द्रव्यमान तुम चाहे ब्रह्म लोक चले जाओ, चाहे पाताल लोक चले जाओ, चाहे स्वर्ग लोक चले जाओ, द्रव्यमान हमेशा वही रहेगा। 28 नंबर देखिए, इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण
त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता, ये बड़ी बात बोली। इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण आता है उसको प्रभावित नहीं करता। देखो स्मॉल जीटा मान ऊंचाई और गहराई पर तो फर्क डालता ही डालता है, ऊंचाई में जाइए गहराई में जाइए घट जाता है। पृथ्वी के आकार की वजह से भी जी बदलता है, लेकिन अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, लेकिन ये द्रव्यमान किसका होना चाहिए सर, ये द्रव्यमान होना चाहिए पिंड का। अब इनको पूरी बात बोलनी चाहिए थी, है पिंड का द्रव्य। अच्छा मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा तो है, इंग्लिश में लिखा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पिंड के द्रव्यमान से उसके त्वरण के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान पे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए 29 नंबर देखिए, पृथ्वी के किस क्षेत्र में निकाय का भार किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है, भार अधिक होता है। इन्होंने बोला कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें भार अधिक होगा, ठीक है। तो ये लीजिए कितना बढ़िया सवाल है। देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। देखो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये अर्थ बनाया, आपको पता है कि 0 डिग्री की जो लाइन होती है सर वो देशांतर रेखा होती है, 23.5 डिग्री ऊपरी चले जाओ कट रेखा आ जाती है जिसको लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं, है ना। फिर यहां पर क्या आ जाता है ध्रुव। तो आपको पता है कि ध्रुवों पर, ध्यान से सुना, ध्रुवों पर जो जी होगा सर, ध्रुवों पर जो जी होगा वो मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर जी कैसा होता है सर, ध्रुवों पर जी मैक्सिमम होता है। तो कहां आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रश्न यही तो था कि पृथ्वी के क्षेत्र में किसी निकाय का भार अन्य किसी क्षेत्र की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है। तो ध्रुवों पर जी अधिक होता है, स्मॉल जी अधिक होने से यहां पर भार भी अधिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आपसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले कि यहां पर जी और यहां पर जी इनमें से कौन ज्यादा होगा। तो बच्चा लाइन ऑफ कैंसर पे जी थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि ये ध्रुवों के नजदीक आ रहा है ना। चलो और आगे देखिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जल्दी से मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए 30। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। दो भारी पिंड m1 m2 r दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। सर इन्होंने दूरी को दुगना किया है मेरे भाई, अगर दूरी को तुमने डबल किया है, दूरी को दुगना किया है, तो जल्दी बताइए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो कहना गुरुत्वाकर्षण बल देखो सर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तुमने गुरुत्वाकर्षण बल को दुगना किया है तो 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर जाएगा 1/4 के साथ, आंसर जाएगा 1/4 के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ सही उत्तर है। ओके चलिए और देखिए आगे कितने क्वेश्चन है टोटल, 40, ठीक है। हम लोग कहां तक पहुंच रहे थे, हम लोग पहुंच रहे थे 30 तक। ये रहा हमारे सामने 31 नंबर, बताइए आंसर क्या है। 31 नंबर ये कह रहा है कि टेपलर के द्वितीय नियम के अनुसार, सेकेंड नियम के अनुसार, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये बात एकदम सही है, यहां तक एकदम सही है। यह परिणाम किस निम्न में से किसके संरक्षण पर है। तो याद करो मैंने आपको कहा था कि टेपलर का जो सेकेंड नियम होता है वो किस राशि का संरक्षण करता है, किसका संरक्षण करता है। तो मेरे भाई आपका आंसर जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। टेपलर का जो तीसरा नियम है, दूसरा नियम, तीसरा नहीं, इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आंसर जाएगा, अच्छा कौन वाला संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना। याद करिए MVR इन तीनों का गुणनफल कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है टेपलर का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या r के संदर्भ में, पृथ्वी की त्रिज्या r के संदर्भ में किस ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का 1/4 होगा। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है वो 1/4 होगा। ये तो आसान है, 1/4 वाला याद कर लो। तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सी ऊंचाई थी जहां पर g डैश का मान g/4 होगा। तो कहना h का जो मान है ना वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाता है। उस समय पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाता है। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आज की क्लास में मैंने 2 बार आपको ये बात बताई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल भी बढ़िया सवाल है। क्या कहता है देखो, पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/4, यानी द्रव्यमान को 1/4 करो। पहले तो इन्होंने बोला है कि आप द्रव्यमान को 1/4 करो, त्रिज्या को 1/9 करो। ये देखिए
तो ग्रह का पलायन वेग क्या होना चाहिए यदि पृथ्वी से पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, पृथ्वी पर पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। देखो, पृथ्वी पर पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये देखिए ऐसा। तो ग्रह का पलायन वेग बताइए क्या होना चाहिए, ग्रह है ना, ग्रह पर। तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा एम और आर के पदों में। तो एम और आर के पदों में याद करो, फॉर्मूला था √2 GM/r। हमने स्मॉल जी का मान नहीं लिया क्योंकि स्मॉल जी बदल सकता है कहीं कहीं पर, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, कायदे से। आर को तुम लिखोगे 8/9, द्रव्यमान को लिखोगे 8/4, सुनना है, 9 ऊपर जाएगा 4 नीचे, 9/4 का √3/2, जो भी फर्क पड़ेगा वो 3/2 का पड़ेगा। पहले कितना था, पहले था 11, तो 11 में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33/2, 33/2, 33/2, ये ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए। बस समझ रहा, तो जो था बस उसी का मैंने इस्तेमाल करके द्रव्यमान को 8/4 किया, त्रिज्या को 8/9 किया, 9/4 आ गया, अंडर रूट लिया, 3/2 आ गया, 3/2 रूट दिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 11 सवाल भी बढ़िया है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए ध्यान से देखो सवाल क्या है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का 1/6 है, ठीक है। यदि पृथ्वी पर 12 न्यूटन के वजन वाले वस्तु का चंद्रमा पे वजन पूछ रहा है, पृथ्वी पर वजन है 12 न्यूटन, चंद्रमा पे वजन पूछ रहा है, तो मेरे भाई त्वरण 1/6 है, तो चंद्रमा पे वजन भी 1/6 हो जाएगा। और 12 न्यूटन का अगर 1/6 कर देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा सर, 2 न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6000 किलोमीटर है, तो पृथ्वी की सतह से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पे वस्तु का भार। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन घुमा फिरा के पूछ रहा है कि त्रिज्या तो तुम 6000 किलोमीटर मानो और 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही वस्तु का भार बताओ, यानी उतनी ऊंचाई पर बताओ जितनी की पृथ्वी की त्रिज्या है। तो याद करो, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या होती है उस कंडीशन में जी डैश कितना आता है, G/4 आता है। एक बार नहीं, मैंने कई कई बार बताया है, तो भार भी 1/4 हो जाएगा। 36 नंबर देखिए क्या है, बड़ा अजीब सा सवाल है, पढ़ते क्या कहता है। समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद को h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ा जाता है। देखो, लोहा हो लकड़ी हो डजन मैटर, तुमने ऊंचाई सेम है। अगर ऊंचाई सेम है तो याद रखना, लोहा हो चाहे लकड़ी हो, अगर ऊंचाई दोनों की सेम है, अगर दोनों की ऊंचाई सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं लोहा है कि लकड़ी है। तो जब लोहा और लकड़ी है और निर्वात, निर्वात का मतलब होता है कि आप हवा का घर्षण 0 मानेंगे। तो अगर निर्वात है तो हवा का घर्षण 0 हो, तो चाहे लोहा हो चाहे लकड़ी हो, जमीन तक पहुंचने में लगा समय दोनों के लिए √2h/g होगा, बराबर होगा। हालांकि ये चीज कही थी गैलीलियो ने, है ना। तो जमीन तक पहुंचने का समय सर बराबर होगा, लगभग समान होगा नहीं, पूर्णतया समान होगा, ऐसा सही आंसर, पूर्णतया समान होगा। लेकिन हाँ, अगर ये निर्वात में ना छोड़ी जाती, हवा में छोड़ी जाती, कहता हवा में छोड़ी थी, निर्वात की जगह हवा लिखा होता, निर्वात की जगह हवा लिखा होता, मान लीजिए। तो हवा में अगर हल्की और भारी वस्तु छोड़ी जाती है ना, तो हमेशा भारी वस्तु पहले आती है, तब इसका आंसर जाता लोहा के साथ, लोहा पहले आया था, यानी लोहा को कम समय लगता और लकड़ी को ज्यादा समय लगता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन नंबर 37। दो ग्रहों की त्रिज्या R1 R2 है, उनके घनत्व क्रमशः ρ1 ρ2, इन्हें ρ1 ρ2 कर लेना, इधर होना चाहिए था। गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात बताइए। तो याद करो, गुरुत्वीय त्वरण का मान घनत्व के पदों में फॉर्मूला क्या आता था, 4/3 पाई कैपिटल G रो और इसके अलावा त्रिज्या। यह फॉर्मूला भी गुरुत्वीय त्वरण का होता है, बट ये फॉर्मूला जो है घनत्व के पदों में होता है, डेंसिटी के पदों में। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से G1/G2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ρ1/ρ2 और R1/R2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी उत्तर है G1/G2 ρ1R1 ρ2R2। चेक कीजिए, ρ1R1 ρ2R2, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, ये शायद मुझे लगता है रिपीट हो गया, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं।
घूर्णन करना बंद कर देने का मतलब ओमेगा घट गया, पहले ओमेगा था, घूर्णन करना बंद कर दिया, ओमेगा 0, ओमेगा घट गया। तो भूमध्य रेखा पे पूछ रहा है, तो ओमेगा घट गया तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम द्रव्यमान के एक पिंड को गहरी खदान की तली में ले जाते हैं। ठीक है सर, जब भी कभी पिंड को गहरी खदान में ले जाओगे तो आपको मैं बता दूं जी का मान घट जाता है और भार भी घट जाता है, लेकिन द्रव्यमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा पहले भी, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। तो द्रव्यमान बढ़ता है घटता है, ये टोटली गलत। भार बढ़ता है गलत हो गया, जी घटा है तो भार भी घटेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र बताइए। अब ये चीज मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाए तो याद कर लो है। जब भी कभी तुमसे बोला जाए कि बताइए गुरुत्वीय विभव क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना। तुमसे बोला गया है कि सर बताइए गुरुत्वीय विभव क्या होता है, तो कहना गुरुत्वीय विभव निकालने के लिए V बराबर होता है W/m। W तुम्हारा वर्क डन होता है, M तुम्हारा द्रव्यमान होता है ना। ये फॉर्मूला लगाइए, आप गुरुत्वीय विभव बता देंगे। सर W मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब इसकी विमा क्या हो जाएगी, mL2T-2। नीचे M, नीचे क्या है बच्चा, M, और M का मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को शो करते M से। तो मेरे भाई इससे ये कैंसिल, तो गुरुत्वीय विभव की विमा आ रही L2T-2, L2T-2। इसका सही आंसर जाएगा L2T-2, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चेक कीजिए। ओके, तो यहां पर ग्रेविटेशन के मैंने लगभग 40 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए। बड़ा मजा आया होगा 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। एक अच्छे लेवल, एक अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल, देखो बीच बीच में न्यूमेरिकल भी थे, बीच बीच में कुछ रेशियो वाले क्वेश्चन भी थे। इससे बाहर हम लोगों के ग्रेविटेशन में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिलहाल जब मैंने कल थ्योरी वाली क्लास दी थी तो उसमें बीच बीच में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले थे, कि अगर कठिन क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं से बन जाएंगे। ओके, तो बच्चा यहाँ से आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी PDF आपको बंडल में मिल जाएगी। रेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा, रेटिंग जरूर करिएगा सब लोग। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।